इस वीडियो में हम लोग रेमंड विलियम्स का लिखा हुआ कल्चर एंड सोसाइटी को लेकर के जानेंगे। इसका मूल आलोच्य जो थीम है वो जानेंगे, क्या क्या की पॉइंट्स इसमें देखा गया है उसका विषय में जानेंगे, और इसका इंट्रोडक्शन में उन्होंने किन टर्म्स के बारे में बताया गया है और कल्चर का शिफ्ट कैसे हुआ है उस विषय में भी पूरा क्रिटिकल एप्रिसिएशन को समझते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कल्चर एंड सोसाइटी 1958 में लिखा गया था रेमंड विलियम्स द्वारा। ये कल्चरल मटेरियलिस्ट है और कल्चर स्टडीज का फील्ड में एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट ये माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने कल्चर को लेके क्रिटिकल एक थ्योरी अपना रखा है कि कल्चर क्या होता है, कल्चर का मीनिंग कैसे चेंज हुआ है टाइम का साथ, एडवांसमेंट का साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, और वो हम लोग हर आम आदमी का ज़िंदगी में और एक क्रिटिकल लेवल से भी देखें तो भी वो क्या इम्पैक्ट रखता है। ठीक है, बेसिकली इस किताब में उन्होंने कल्चर का कंसेप्ट का जो चेंज हुआ है ब्रिटिश सोसाइटी में, खास करके 18 सेंचुरी से लेकर के 20th सेंचुरी तक, ये 150-200 सालों में कल्चर इस वर्ड का मतलब, इस वर्ड का एम्बियंस, इस वर्ड का जो इम्पैक्ट है वो कैसे चेंज हुआ है उसको लेकर डिस्कशन उन्होंने किया है। और प्लस डिफरेंट जो कंडीशन, सराउंडिंग कंडीशंस रहते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये कंडीशंस भी कैसे चेंज हुए हैं, और ये कंडीशंस चेंज होने के साथ साथ कल्चर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे बदला है, और सोसाइटी का साथ कल्चर का जो आपसी रिश्ता है वो भी कैसे बदला है, ये दिखाया गया है। मेन ये दो चीज़ पे फोकस करके उन्होंने पूरा किताब लिखा है। खास करके जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में उन्होंने कल्चर का सिमेंटिक शिफ्ट लेकर के डिस्कस किया है। सिमेंटिक शिफ्ट का मतलब होता है मतलब में परिवर्तन आना, मतलब में बदलाव आना, चाहे वो यूजेज के टर्म में हो या चाहे वो इंटरप्रिटेशन का टर्म में हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पोर्शन जो है उसमें उन्होंने खास ध्यान दिया है लेट 18 सेंचुरी में। लेट 18 सेंचुरी में सबसे बड़ा जो घटना हुआ था दैट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वजह से उसका एक आफ्टरमैथ के तहत, उसका एक इम्पैक्ट के तहत कैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस बदले हैं, और यही बदलाव के चक्कर में कैसे हम लोगों का वोकेबुलरी में कुछ कुछ जो वर्ड्स थे उस वर्ड्स का मतलब एंड यूजेज भी बदल गए हैं। स्पेसिफिकली 5 वर्ड उन्होंने पिक किया है जो वर्ड का मतलब तब कुछ अलग थे और अब इन द सेंस लेट 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद अलग ही कुछ मतलब वो लाए हैं। कौन से वो 5 वर्ड हैं? इंडस्ट्री, डेमोक्रेसी, क्लास, आर्ट और कल्चर। इन पांचों वर्ड को लेके वो एक बाय एक करके डिस्कशन किए हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आइए चलिए हम लोग भी एक एक करके समझ लेते हैं कि उन्होंने मेन कहना क्या चाहा है। सबसे पहला वर्ड है इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री वर्ड का पहले, इन द सेंस जब भी मैं इस वीडियो में बोलूँगा पहले और बाद में, तो आप लोगों को समझ लेना है कि लेट 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले या फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद। इतना बड़ा मैं बार बार नहीं बोलूँगा, पहले और बाद में बोलूँगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो पहले इंडस्ट्री शब्द का मतलब क्या था? स्किल या फिर टैलेंट। जैसे किसी का भी कोई एक खास कला होता था उसको पहले इंडस्ट्री कहा जाता था। लेकिन आज का दिन में, मॉडर्न डे में, हम लोग इंडस्ट्री मतलब क्या समझते हैं? कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम, कोई भी प्रोडक्टिविटी का एक मैकेनिज्म, उसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे हम लोग पावर इंडस्ट्री कहते हैं, कोल इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री कहते हैं, या ये तो सब हो गया कि फिजिकल चीज़ें। अब डिजिटल में भी हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे ओटीटी इंडस्ट्री कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कहते हैं। तो मॉडर्न हम लोग जो इंडस्ट्री वर्ड यूज़ करते हैं ये किस चीज़ के हिसाब से करते हैं कि कोई भी तरीके का प्रोडक्शन सिस्टम, और ज़रूरी क्या होना चाहिए कि वो प्रोडक्शन सिस्टम एक मैकेनाइज्ड तरीके से ढला हुआ हो, चाहे वो कोई गुड्स प्रोड्यूस करे या फिर वो कोई सर्विस प्रोड्यूस करे, चाहे वो कोई कॉन्क्रीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे या फिर वो कोई डिजिटलाइज्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। बट क्या होना चाहिए? वो एक प्रोडक्शन सिस्टम होना चाहिए, या तो सिस्टम होना चाहिए, या तो उसका कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, या कोई यूनिट होना चाहिए, लेकिन उसमें मैकेनाइज्ड वे से पूरा चीज़ मैनेज होना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ चीज़ प्रोड्यूस होते रहना चाहिए। ये दोनों खासियत होना चाहिए, तब हम लोग मॉडर्न डे में उसको इंडस्ट्री कहते हैं। अब ये जो शिफ्ट आया, ये स्किल या टैलेंट का अर्थ से ये जो प्रोडक्शन सिस्टम या मैकेनाइज्ड वे ऑफ प्रोडक्शन में ये जो बदलाव आया, किस वजह से आया? ये आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वजह से। और उन्होंने ये भी कहा है कि एडम स्मिथ का लिखा हुआ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में पब्लिश हुआ था।
इस बुक को द बाइबल ऑफ कैपिटलिज्म कहा जाता है। ठीक है, कैपिटलिज्म या पूंजीवाद का सबसे पथ प्रदर्शक ग्रंथ अगर कुछ है, पायोनियर कुछ है, तो यही किताब में उसका दिशा दिखाया गया है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन, डिविजन ऑफ लेबर इत्यादि इत्यादि चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया गया है मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स को लेकर के। तो अब क्या होता है कि इसी किताब में पहली बार इंडस्ट्री को इसका मॉडर्न सेंस में लिखा था एडम स्मिथ ने, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वजह से ये जो बदलाव आया है, तो वो वर्ड अपने आप में एक सिमेंटिक शिफ्ट का मतलब प्रमाण रखता है। जैसे कि रिवॉल्यूशन, ये वर्ड क्यों इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट चेंज, कोई भी एग्जिस्टिंग व्यवस्था में आमूल परिवर्तन, जैसे कि उसको कंप्लीटली चेंज करके एक नया चीज ले आ देना, ओल्ड को न्यू से सब्स्टिट्यूट कर देना, ये होता है रिवॉल्यूशन का मतलब। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, ठीक है, तो मेनली 1820s में फ्रेंच राइटर्स ने ही ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये वर्ड को फेमस किया था, पॉपुलराइज किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नक्शे में। ठीक है, तो क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था और उसमें एक पूरा लड़ी लग गया था कि फैक्ट्री लगने का, मिल्स लगने का, प्रोडक्शन यूनिट लगने का, तो प्रोडक्शन ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत अचानक से और बहुत विस्तृत तरीके से फैल गया था। हर एक आदमी, हर एक नॉर्मल जिंदगी में ये प्रोडक्शन वर्ड या प्रोडक्शन कंसेप्ट अच्छी तरीके से बैठ गया था, और वो लोग समझ गए थे कि अब से आगे यही हम लोग का न्यू नॉर्मल होने वाला है। ठीक है, तो ये था पहला वर्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के एक्चुअल अगर आप मतलब एटिमोलॉजिकल डेफिनेशन देखोगे तो दो वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से वो यूज है, एक डेमोस और एक क्रेटिया। डेमोस यानी पीपल, आम आदमी, और क्रेटिया यानी रूल यानी शासन, यानी आदमियों के द्वारा किया गया शासन, जिसको विलियम्स है वो क्या ट्रांसलेट किए हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो चलिए, ये तो डेमोक्रेसी का मतलब तो हम लोग समझते ही हैं, लेकिन उस दौर में यानी पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले ये जो डेमोक्रेसी था, इसका नॉर्मल मतलब था गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो ये जस्ट एक आइडिया था, ठीक है, ये एक लिटरेरी या कहा जाए तो एक इडियोलॉजिकल कंसेप्ट था। बट उसके बाद यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इसको एक पॉलिटिकल टूल के तरीके से यूज करना शुरू हो गया। खास करके कौन दो घटना के बाद, एक अमेरिकन रिवोल्यूशन और एक फ्रेंच रिवोल्यूशन। ये दोनों घटना का बाद, जैसे ब्रिटिशर्स का पहले कॉलोनी था अमेरिका, और उसके बाद 13 जो कंट्रीज है उन्होंने एक साथ इंडिपेंडेंस मिला था उन लोगों को, 1776 में मिला था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी जो कि 1789 में घटा था, जो अत्याचारी शासक थे, डिक्टेटरशिप था, उसको उखाड़ करके पब्लिक ने अपना एक विप्लव करके, ठीक है, रिवोल्यूशन करके उसको हटा दिया था सत्ते से और दूसरा सत्ता को बिठाया था। तो ये दोनों जो पॉलिटिकल फिनोमिनास थे, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये एक कॉमन आदमी का दिमाग में एक चीज़ आइडिया को घुसा दिए थे कि आदमी का, आई मीन कॉमन जनसाधारण जिसको हम लोग बोलते हैं, आम जनता, आम पब्लिक जिसको बोलते हैं, उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है और उसका पार्टिसिपेशन जायज़ है। और जहाँ जहाँ उसका पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा पॉलिटिक्स में, वहाँ वहाँ हम लोग को इनकरेज करना चाहिए। ये जो दोनों फिनोमिनन है, उससे ये सब कोई को ये इनकरेजमेंट मिल गया कि ये होना चाहिए, यही आइडियल है, यही उचित है। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नंबर 1, एंड अनदर इज ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एक्टिव पॉलिटिक्स। की एक्चुअल में जो पॉलिटिक्स होता है, जो पॉलिसी मेकिंग होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें कॉमन पब्लिक का कितना हिस्सेदारी है, कितना एक्टिव हिस्सेदारी है, सिर्फ नाम का नहीं, कोई पॉलिसी को बनाने में, कोई एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में उसका कितना हाथ है, पहला। और दूसरा है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कॉमन आदमी का तरफ से बात कहने के लिए रहेगा, आवाज़ उठाने के लिए रहेगा ऐसा कोई व्यक्ति। तो ये दोनों पॉइंट पे फोकस ज़्यादा बढ़ने लगा, और पब्लिक जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है या डेमोक्रेसी के लिए, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और कहीं कहीं तो इसको थोड़ा सा डेरोगेटरी वर्ड में भी यूज़ किया जाए, जैसे जैकोबिनिज्म का साथ साथ मतलब समर्थक तरीके से कभी इसको मॉकिंग तरीके से यूज़ किया जाता था, या मॉब रूल का हिसाब से इसको कभी कभी मॉकिंगली यूज़ किया जाता है। मॉब रूल यानी जहाँ कोई लॉ सिस्टम कुछ नहीं चलता, बस जनता का हाथ में छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कुछ अपराध किया तो उसको जनता पीट के मार दिया, ये तो कोई आइन कानून नहीं हुआ ना, बट दैट्स अ काइंड ऑफ व्हाट शुड आई से, फ्रैंटिक मॉब रूल। तो खैर, डेमोक्रेसी का ये जो मॉडर्न मतलब है, इसको एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के तौर पे यूज़ करना शुरू हो गया, और इसका काफ़ी ज़्यादा असर भी पड़ा था बाकी पूरा यूरोप में, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में। खास करके अब अगर ब्रिटिश सोसाइटी का बात कर ले तो अमेरिकन रेवोल्यूशन का तो पड़ा ही था, उससे भी ज़्यादा उन पर असर पड़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 आइडियाज़ थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, यानी जो स्वाधीनता है,
ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है और इक्वालिटी की, सब में समानता और सब में एक भाईचारा। तो ये सब आइडियल्स जो है, जो कॉमन मैन को एक हीरो के तौर में उठाता है, कॉमन मैन को भी हाईलाइट करता है, ये कुछ आइडियल्स, ये कुछ कंसेप्ट्स ब्रिटिश सोसाइटी को, खास करके ब्रिटिश पोएट्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, जिस कारण उस दौर के लेट 18th सेंचुरी या एकदम अर्ली 19th सेंचुरी में आपको रोमांटिक पोइट्री में ये कॉमन मैन का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये भी डेमोक्रेसी का अपराइजिंग मतलब का एक उदाहरण है। नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज क्लास। ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना तो ये सिर्फ कल्चर और कल्चर स्टडीज से रिलेटेड है, बल्कि ये मार्क्सिस्ट थ्योरी का भी एक बहुत मेन कंपोनेंट है। जब हम लोग मतलब समझाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो क्लास का पहले क्या मतलब था? पहले उसका मतलब था कि जैसे कोई कॉलेज में या स्कूल में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे क्लास 4, क्लास 5, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 वैसे, या फिर एक टाइम लिमिट, अ यूनिट ऑफ टाइम फॉर टीचिंग अ लेसन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पहला क्लास की इस नॉवेल को पढ़ाने के लिए 4 क्लास लगेंगे, तो उस किस्म का, या तो एक टाइम फ्रेम से बंधा हुआ कि 1 घंटा या 30 मिनट का एक टाइम फ्रेम जहाँ पे टीचर आएगा पढ़ाएगा, या वो टाइम यूनिट वो क्लास, या फिर एक स्टूडेंट और टीचर का एक ग्रुप ग्रेड का अनुसार वो क्लास। तो टोटल ही एजुकेशनल या पेडागोजिकल मतलब था। लेकिन इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इसका मतलब क्या हो गया? सोशल हायरार्की। समाज में कौन ऊंचा तबका है और कौन नीचा तबका है, उसका निर्धारण करने वाला मापदंड बन गया ये वर्ड क्लास। ठीक है, किस हिसाब से ये होता था? हेरिडिटरी टाइटल्स का हिसाब से, यानी जो अपना टाइटल लेकर के चल रहा उसका हिसाब से, मतलब हायर क्लास हो गया, लोअर क्लास हो गया। ठीक है, कि समाज में जो एक ज़्यादा इनकम करने वाला, ज़्यादा स्टेटस वाला, ज़्यादा प्रतिपत्ति वाला, ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाला एक तबका है, उनका मर्यादा ज़्यादा है, वो हो गया हायर क्लास। और एक जो खट के कमाते हैं, खाते हैं, मजदूर टाइप के, जिनको सब शोषण करता है, जिनका कोई प्रभाव प्रतिपत्ति नहीं है, जो बस पिसते रहते हैं, जिनका कोई आवाज़ नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है, वो हो गया लोअर क्लास। तो ये जो क्लास वर्ड का ये जो नया मतलब रहा ना, प्रोडक्शन से लिंक, एक प्रोडक्शन करने वाला, प्रोडक्शन के ऊपर मतलब उसका अपर हैंड रहने वाला, और एक जो प्रोडक्शन का तले पिस रहा हो वो वाला, तो ये चीज़ नया आ गया। हाँ, अब विलियम्स ये भी मेंशन करते हैं कि ऐसा बात नहीं है कि सोशल हायरार्की को समझाने के लिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को दिखाने के लिए इससे पहले अंग्रेजी वोकैबुलरी में कोई वर्ड नहीं था। जी था, वो रैंक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो क्लास वर्ड है ना, इसका मॉडर्न मीनिंग के साथ ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इनडेफिनिट है इफ़ वी कंपेयर इट टू रैंक। रैंक वर्ड जो समझाता था, क्लास उससे भी कहीं ज़्यादा समझाता है और कहीं फ्लेक्सिबली समझाता है। एक वर्ड से आपका काफ़ी सारा कंसेप्ट एक साथ समझ में आ जाता है। अच्छा, अब एक क्लास में भी जो तीनों अलग अलग क्लास है, दैट इज लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, तो सबसे पहले जब ये क्लास वर्ड अपना मॉडर्न सेंस लिया तो लोअर क्लास को सबसे पहले समझाया जाता था, यानी क्लास वर्ड से लोअर क्लास को पहले डिनोट किया गया, फिर लोअर क्लास के बाद कुछ दिन बाद मिडिल क्लास का कंसेप्ट आया, और फिर बाद में अपर क्लास या जो एरिस्टोक्रेसी जिसको हम लोग कहते हैं वो पॉपुलराइज हुआ। तो पहले लोअर, फिर मिडिल, फिर अपर, इस लिहाज से क्लास वर्ड का जो मॉडर्नाइजेशन है वो हुआ है। और जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि मार्क्सिस्ट वोकैबुलरी में भी क्लास वर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ये जो मालिक और श्रमिक श्रेणी है ना, ये पूरा प्रोडक्शन के तहत ही तो उनका क्लास का कंसेप्ट बैठा है कि एक जो मालिक प्रोडक्शन से फ़ायदा लेने वाला, और एक है श्रमिक या प्रोलेटारिएट, जिसको वो मार्क्सिस्ट वोकैबुलरी में एक बुर्जाइज कहते हैं, प्रोलेटारिएट कहते हैं। प्रोलेटारिएट यानी ये जो वर्किंग क्लास, लोअर क्लास, बुर्जाइज यानी ये जो मालिक श्रेणी, यानी जो हायर क्लास। तो ये क्लास वर्ड का मार्क्सिज्म भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो रहा है, वो लोग भी इसको लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चा किए हैं, और कुछ कुछ उनका टर्म्स में से ही आपको क्लास वर्ड या क्लास कंसेप्ट के प्रति ऑब्सेशन पता चल, जैसे क्लास प्रेजुडिस कह के मार्क्सिज्म एक कंसेप्ट है, या क्लास कॉन्शियसनेस कह के एक कंसेप्ट है। तो क्लास ये जो वर्ड है, या आप मार्क्सिज्म में कह लीजिए, कल्चरल स्टडीज़ में कह लीजिए, दोनों में ही ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बन करके उभरा है। और ये जो 5 वर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विलियम्स द्वारा, तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं करेंगे, सेकंड सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड यही है। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड आता है आर्ट। आर्ट का जो मॉडर्न मतलब है वो पहले का मतलब से भी चेंज हुआ है, बाकी तीनों वर्ड जैसा। पहले आर्ट का मतलब रहा कि क्राफ्ट्समैनशिप, ठीक है, यानी कोई भी जो मजदूर है, कोई भी श्रमिक है, कोई भी जो प्रोफेशनल है,
उसका अपना जो खासियत था। जैसे मान लीजिए जो लकड़ी का काम करता है तो उसका जो स्किल है उसको भी आर्ट कहा जाता था। जो आपका लोहा का काम करता है या जो सुनार है जो गहना बनाता है, तो ये सब क्या है, ये एक मैनुअल प्रोफेशन से कि मैनुअल लेबर पे इंसान का कायिक श्रम के ऊपर निर्भर करके जो होने वाला प्रोफेशन, जो जीविका, तो उसमें जो हुनर होता था उसको आर्ट कहा जाता था। लेकिन मॉडर्न मीनिंग क्या मतलब निकला आर्ट का, कि एक स्पेशल एस्थेटिक स्किल। अच्छा, अब आर्ट का जो ये मतलब चेंज हुआ, इसके साथ साथ कुछ कुछ वर्ड्स बने जो सिमिलर तरीके से अपने मतलब नया तरीके से पाए, जैसे आर्टिस्ट, जैसे जीनियस, जैसे एस्थीट। ये तीनों वर्ड का भी मतलब, आर्ट का मतलब बदलने के साथ साथ ये तीनों वर्ड का भी मतलब अकॉर्डिंगली बदल गया। आर्टिस्ट नंबर 1, जीनियस नंबर 2 और एस्थीट नंबर 3। आर्ट, जीनियस तो आप समझते ही है जो टैलेंटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और एस्थीट यानी कोई भी ऐसा विषय में जो महारत रखता हो, जो कि दिखने में या सुनने में काफ़ी सुंदर हो, ओके, काफ़ी ऑर्नामेंटेशन वाला हो, काफ़ी शोभन लगे, काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, ये सब चीज़ में जो खास ध्यान रखता हो उसको एस्थीट बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो आर्ट वर्ड है, आर्ट का अभी का मॉडर्न मतलब क्या हो गया, स्पेशल एस्थेटिक स्किल्स। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाता है, कोई बहुत ज़्यादा सुंदर पोएम लिखता है, कोई कैलीग्राफी बहुत बढ़िया करता है, कोई वॉइस का मिमिक्री बहुत अच्छे से कर लेता है। तो इस तरीके का जो एस्थेटिक स्किल्स है ना, और यूनिक, ठीक है, यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर मोहल्ले में आपका 70-80 को आदमी वहीं सेम चीज़ जान रहा हो, उसको आर्ट नहीं कहा जाएगा। आर्ट या आर्टिस्ट कोई भी आदमी उठ के बन नहीं सकता। कोई भी आदमी सीख करके या सिर्फ ट्यूशन पढ़ के, सिर्फ ट्रेनिंग लेके आर्टिस्ट नहीं बन सकता। उसके लिए उसके पास यूनिक स्किल्स होना ज़रूरी है। और वो स्किल्स कैसे होंगे, एस्थेटिक होंगे, उसमें ब्यूटी होगा, उसमें ऑर्नामेंटेशन होगा, उसमें कोई भी चीज़ को सबलाइन तरीके से प्रेजेंट करने का कला होना चाहिए, तभी वो आर्टिस्ट कहलाएगा। और ये जो मॉडर्न मीनिंग ऑफ आर्ट है ना, ये जीनियस से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। इसीलिए मैंने कहा कोई भी आदमी उठ करके ट्यूशन पढ़ के या 4 चीज़ यूट्यूब वीडियो देख के आर्टिस्ट नहीं बन सकता है। मॉडर्न मीनिंग ऑफ आर्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब तो ये 4 वर्ड हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आखिरी में आता है, दैट इज कल्चर। यही वो एक ऐसा वर्ड है कि इसका जाहिर सी बात है, जैसे बाकी 4 वर्ड का भी मतलब बदला है तो कल्चर वर्ड का भी मतलब बदला है। लेकिन कल्चर वर्ड का मतलब बदल के वो इतना बड़ा एक मतलब हो गया है जिसके अंदर ये चारों वर्ड का मतलब भी समा जाता है, ठीक है। इसलिए कल्चर जो वर्ड है ना, ये बाकी जो 4 वर्ड था, आर्ट, इंडस्ट्री, क्लास और डेमोक्रेसी, इन चारों वर्ड या इन चारों कंसेप्ट का जो सेमांटिक शिफ्ट हुआ है, जो मतलब चेंज हुआ है, वो समझने में हम लोगों को मदद करते हैं। ये सिर्फ एक वर्ड, दैट इज कल्चर। अच्छा, अब ये कल्चर वर्ड का पहले क्या मतलब था, टेंडिंग ऑफ नेचुरल ग्रोथ, यानी कोई भी चीज़ का जो स्वाभाविक ग्रोथ है उसको थोड़ा और बढ़ाना या उसका ख्याल खातिर करना, ठीक है। जैसे हम लोग जैसे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब चाषबास करना, कृषि कार्य करना, हॉर्टिकल्चर यानी फल मूल का उत्पाद करना। तो इस वर्ड में एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, ये सब वर्ड में जैसे कल्चर का जो मतलब था कि नेचुरल ग्रोथ में टेंड करना, वहीं उसका एक्चुअल मतलब था पहले प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अच्छा, और उसी का हिसाब से सिमिलैरिटी में ह्यूमन ट्रेनिंग, यानी जैसे कोई नेचुरल चीज़ का ग्रोथ करने में मदद करने को कल्चर कहा जाता था, उसी तरीके से ह्यूमन, आदमी का भी कोई हुनर को बढ़ाने का या आदमी का भी कोई चीज़ हुनरमंद करने का जो ट्रेनिंग था, उसको भी उसी तरीके से कल्चर कहा जाता था। ये दोनों एक्चुअल या प्रिमिटिव मतलब था। मॉडर्न मतलब क्या है, मॉडर्न मतलब भी कोई एक नहीं है। मॉडर्न मतलब भी फेज बाय फेज चेंज हुआ है। 19th सेंचुरी में आपको 4 फेजेस दिखेंगे जिससे कि कल्चर मतलब एक से दूसरा चेंज होते होते मॉडर्न आज का मतलब में आया है। पहला चेंज उसमें क्या था, अ जनरल स्टेट और हैबिट ऑफ द माइंड, यानी आदमी का जो मानसिक स्थिति होता है या उसका नेचुरल जो प्रवृत्ति होता है, एक हैबिट होता है, वो कल्चर का पहले मतलब बना, ठीक है। जिससे कि एक आइडियल ह्यूमन या एक आइडियल परफेक्ट नेचर, इसका कंसेप्ट आता था कल्चर के साथ, कि बहुत कल्चर्ड आदमी है, यानी बहुत अच्छा बर्ताव वाला है, इसका मन मानसिकता बहुत अच्छा है, इसका जो है आपका बिहेवियर एटीट्यूड बहुत अच्छा है। तो उस तरीके का मीनिंग पहले था। फिर सेकंड मीनिंग शिफ्ट क्या हुआ कि द जनरल स्टेट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन अ सोसाइटी एज अ होल, यानी पूरा एक कॉम का, पूरा एक कम्युनिटी का, पूरा एक समाज का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का स्थिति है।
मतलब कोई सोसाइटी अगर कल्चर्ड है तो इसका मतलब है कि उसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है, उसको आर्ट का बारे में नॉलेज है, उसको पढ़ाई लिखाई के बारे में नॉलेज है, उसको साइंटिफिक एडवांसमेंट के बारे में नॉलेज है, उसको रिफाइनमेंट्स, तौर तरीका, अदब कायदा, ये सब के बारे में इल्म है। तो नेक्स्ट जो कल्चर का मतलब बना वो है ये। अब तीसरा मतलब कल्चर का क्या बना? द जनरल बॉडी ऑफ द आर्ट्स, यानी चाहे आप पेंटिंग पकड़ लो, पोएट्री पकड़ लो, स्कल्पचर पकड़ लो, आर्किटेक्चर पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, ठीक है, कोई भी तरीके का आर्ट हो, कोई भी तरीके की कला हो, वो पूरा कला या हुनर का एक जनरल कैटेगरी बन गया कल्चर, ठीक है। अब उसका फाइनल एंड जो फोर्थ मीनिंग है, जो फोर्थ फेज चेंज हुआ, वो क्या हुआ, जो कि आजकल हम लोग यूज करते हैं मॉडर्न डे मीनिंग में, दैट इज अ होल वे ऑफ लाइफ, मटीरियल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। पूरा एक जिंदगी गुजर बसर करने का तरीका, जिंदगी जीने का तरीका, जिंदगी को समझने का तरीका, जिंदगी को समझाने का तरीका, ये हो गया कल्चर का मॉडर्न मीनिंग, जो सबसे ब्रॉड मीनिंग में आज हम लोग यूज करते हैं। ये मटेरियल वर्ल्ड को भी, मतलब आदमी का जिंदगी का जो मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट है उसको भी कैप्चर करता है, जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स है उसको भी कैप्चर करता है, और यहाँ तक कि जो स्पिरिचुअल कंसेप्ट है उसको भी कैप्चर करता है। यानी आदमी आज कितना रिलीजियस से जुड़ा हुआ है, कितना रिचुअल से जुड़ा हुआ है, वो भी कल्चर का एक पार्ट है। आदमी कितना ज़्यादा फाइनेंशियल मतलब इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, उसका डेली लाइफ में उसका घर बारी, एसेट, ठीक है, गहना, खाना पीना, ये सब भी जो मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल लाइफ है, ये भी कल्चर का एक पार्ट है। और फिर वो उसका पढ़ा लिखा कितना है, उसका अंदर रैशनल फैकल्टी कितना है, वो कितना ज़्यादा समझ उसमें डेवलप हुआ है, कोई भी चीज़ को कितना क्रिटिकली एनालाइज कर सकता है, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कल्चर का एक हिस्सा है। तो यही फोर्थ एंड फाइनल फेज है जिसमें कल्चर एक बहुत ब्रॉड टर्म बन जाता है। यहाँ तक कि कल्चर को हॉस्टिलिटी या एम्बैरेसमेंट को प्रोवोक करने के लिए भी कभी कभी यूज़ किया जाता था। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं, कल्चर को एज अ वेपन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो लो कल्चर का है, ये तो हाई कल्चर का है। बस ये एक वर्ड से आप किसी को एम्बैरेस या किसी का प्रति आप शत्रु भाव पोषण कर सकते थे, ठीक है, कि जैसे ये तुम्हारा कल्चर का आदमी नहीं है, इससे मत मिलो, इस टाइप का, है ना। जिससे कि आप एक तरीके से सोशल डिस्क्रिमिनेशन कर दिए, एक तरीके से उसको एलियनेट कर दिए। तो ये भी ऐसा होता था, ठीक है। अब दो अलग अलग जो कैटेगरीज है उसके बारे में डिस्कशन करके मैं अपना वीडियो एंड करूंगा। दैट इज, फर्स्ट कैटेगरी है न्यू वर्ड्स और सेकंड कैटेगरी है एग्जिस्टिंग वर्ड्स विद सेमेंटिक शिफ्ट। यानी ये कल्चर मनी सिर्फ कल्चर नहीं, जो पांचों वर्ड है, डेमोक्रेसी है, इंडस्ट्री है, आर्ट है, क्लास है और कल्चर है, ये पांचों वर्ड का एवोल्यूशन के साथ, और खास करके कल्चर वर्ड का एवोल्यूशन के साथ, दो तरीके के नए सेमेंटिक ट्रेडिशन देखने को मिले थे। एक नए नए कुछ वर्ड आए थे नए नए मतलब के साथ, और दूसरे कुछ एग्जिस्टिंग वर्ड्स ही थे लेकिन जिसका मतलब जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया था। तो मैंने दोनों का ही पूरा लिस्ट आपके सामने दे दिया। जैसे न्यू वर्ड्स, जो नए नए वर्ड नए नए मतलब के साथ आए थे, पहली बार यूज हो रहे थे, पहली बार पॉपुलराइज हो रहे थे, उसमें ऐसे कुछ है आइडियोलॉजी, इंटेलेक्चुअल, रैशनैलिज्म, ह्यूमैनिटेरियन, रोमांटिसिज्म, एटॉमिस्टिक, कमर्शियलिज्म, कलेक्टिविज्म, कैपिटलिज्म, ब्यूरोक्रेसी, कम्युनिज्म, ऐसे करके और भी सारा मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आप सारा दिखा हुआ है, आप ले सकते हैं, पीडीएफ में आप देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। अच्छा, ये हो गया न्यू वर्ड्स, पहली बार यूज हुए, पॉपुलराइज हुए, और ये एक नया आइडिया था। और अब है एग्जिस्टिंग वर्ड्स विद सेमेंटिक शिफ्ट, जैसे बिजनेस, जैसे कॉमन। अब बिजनेस वर्ड क्या पहले से आदमी को पता नहीं था, लेकिन उसका मॉडर्न मीनिंग क्या हो गया, या मोर पॉपुलर मीनिंग क्या हो गया, ट्रेड, जो मतलब सेंस में आज भी बिजनेस को यूज किया जाता है। कॉमन वर्ड को किस सेंस में यूज करना ज्यादा मतलब स्वाभाविक हो गया, वल्गर, यानी किसी को अगर बोले ये तो कॉमन मैन है, ठीक है, एकदम कॉमन सा इसका टेस्ट है, तो इसका मतलब क्या कि ये अंडररेटेड है, ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड है, ये उचित, जो प्रॉपर है, जो एक्सपेक्टेड है, उससे इसमें कमी है, ठीक है। फिर मान लीजिए आपका आइडियलिस्ट इस वर्ड को किस लिहाज से यूज किया गया, या किस लिहाज से उसका मीनिंग निकाला गया, विजनरी, यानी जो दूर तक देखने का सामर्थ्य रखता है, जो फ्यूचर देख सकता है। फ्यूचर देख सकता है मतलब कि सच में वो फ्यूचर देखेगा नहीं, वो कल्पना कर ले सकता है कि आगे चल करके क्या होगा, और उस हिसाब से वो अभी से काम करता है या अभी से अपना बर्ताव वैसे रखता है, उसको कहा जाता है आइडियलिस्ट।
तो ये सब लिस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये दो न्यू वर्ड का लिस्ट है और एग्जिस्टिंग वर्ड्स का लिस्ट है, ये आप टेलीग्राम चैनल में चेक करके PDF पूरा मिल वहाँ दिया ही है, वहाँ से चेक कर ले सकते हैं, ठीक है। तो यही था पूरा कल्चर एंड सोसाइटी का इंट्रोडक्शन पार्ट। आशा करते हैं को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट कोई भी ऐसा वीडियो चाहिए हो कोई भी टॉपिक में तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा, हम लोग जल्द से जल्दी उसमें वीडियो बना के डाल देंगे।